हेलो फ्रेंड्स। मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज इस एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर एक मिनट चैप्टर नंबर 7 भारत यानी इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी की क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 7। तो आज हम देखेंगे अपने देश भारत के बारे में कि भारत का जो क्षेत्रफल है और भारत का जो एरिया है, भारत की जो जमीन है, वहां पे कितनी नदियां हैं, कौन कौन से समुद्र से घिरा है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न रूप अपर जो प्रतिरूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नदियां हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो ये सब किसी भी देश में पाए जा सकते हैं। तो हमें यह देखना है कि भारत में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, पठार भी पाए जाते हैं भारत में, पहाड़ भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो सबसे ऊंची चोटी वाला जो पर्वत है हिमालय, वो भी भारत में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये चीजें नोट करते जाइएगा जो मैं बताता जा रहा हूं। भारत का क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया कितना है, एरिया यानी क्षेत्रफल। 38.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 स्क्वायर लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, यहां उत्तर से दक्षिण यानी नीचे से ऊपर की ओर अगर हम चलें, ऐसे ऐसे चलें, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो ऊपर का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, ये है। और नीचे की ओर आए तो ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पे नहीं है नीचे का पॉइंट। असल में भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत का ही हिस्सा है। ये सारा का सारा ये भी भारत का हिस्सा है। तो ये तो ऊपर हो गया थोड़ा, लेकिन ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये थोड़ा और नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल करके ये जो भारत का सबसे निचला बिंदु है वो यहाँ आ जाता है, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, कश्मीर का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, कश्मीर जहां तक फैला हुआ है, उसको कहते हैं भारत का सबसे उत्तरतम यानी नॉर्थ मोस्ट पॉइंट। तो नॉर्थ मोस्ट क्या है इंडिया का, कश्मीर। और साउदर्न मोस्ट क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। नॉर्थ मोस्ट यानी उत्तरवर्ती, नॉर्थ मोस्ट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, वो आता है हमारा कश्मीर। और दक्षिणतम यानी साउदर्न मोस्ट, वो आता है हमारा इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। सो आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट दोनों एक ही हैं। और ये जो आपका साउथ, जो आपका सबसे ऊपरी जो पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पे है, आपने देखा होगा। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अक्षांश की। आपने देखा होगा, आपने अक्षांश के बारे में पढ़ा होगा। ये जो लाइंस हम खींचते जाते हैं ऊपर की ओर, ये क्या है, ऊपर और नीचे की ओर जो लाइंस खींचते हैं वो अक्षांश हैं। ठीक है, और जो ऐसे लाइनें खींचते जाते हैं ऐसे करके, वो क्या है, देशांतर है, जो वर्टिकल लाइनें खींचते हैं। तो भारत जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो कुछ ऐसे फैला हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऊपर देखना पड़ेगा कि ये कितना फैला हुआ है। तो इसकी जो टोटल जो अक्षांश है, जो अक्षांश है इसका सबसे ऊपरी वाला उत्तरी अक्षांश है, वो 37.6 डिग्री है। क्या, नॉर्थ। ऊपर जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं। और सबसे निचला जो पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है, वो कहां पे है, ये है आपका 6.4 डिग्री, ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये आपका 6.4 डिग्री पे इंदिरा पॉइंट है। तो आपका जो पूर्व उत्तर से दक्षिण तक जो फैला हुआ है वो 6.4, सॉरी ये 8.4 है। ठीक है, 8.4 से लेकर के 37.6। सो इफ वी टॉक अबाउट कि अगर हमारा इंडिया की हम बात करें कि नॉर्थ से साउथ जो इसका एक्सपेंशन है, नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन, वो कहां से कहां तक है, 37.6 डिग्री टू 8.4 डिग्री साउथ नॉर्थ।
क्योंकि पूरी तरह से उसमें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। एंटायरली यानी पूरी तरह से, एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से, एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें इंडिया का कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, ऊपर ही है सारा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है यानी इक्वेटर के ऊपर है सब कुछ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? एबव द इक्वेटर। ये सब चीजें हम पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अब हमने देख लिया नॉर्थ से साउथ की ओर। अब हम देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, कुछ भी कह लीजिए। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये कहां तक है? वेस्ट टू ईस्ट ये फैला हुआ है 68.7 डिग्री टू 97.2 डिग्री। ठीक है, 68.7 डिग्री का क्या मतलब है कि ये ग्रीनविच मीन लोकेशन से, ग्रीनविच मीन लोकेशन से यानी कि 0 डिग्री से, ग्रीनविच कहां से गुजरता है? 0 डिग्री से जो जिस जगह से गुजरती है वो ली गई है ग्रीनविच। ठीक है, तो ग्रीनविच से जो लोकेशन ली गई है वहां से ये जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच लोकेशन या स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइन इसको कहते हैं। और इससे आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो 68.7 डिग्री पे जब आते हैं तो भारत शुरू होता है, और 97.25 पे जाते हैं तो भारत खत्म होता है। यानी हमारा जो भारत का सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है यहां पे, यानी वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये कहां पे है? ये आपका आता है, इसको क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे KUTCH, इसको कहा जाता है कक्ष। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट में यही पॉइंट आ रहा है, यानी वेस्ट में यही आ रहा है। ठीक, ये इंडिया के वेस्ट में है, ध्यान रखिएगा। इंडिया को अगर हम ऐसे देखें तो ये हो गया इंडिया का नॉर्थ, ये हो गया इंडिया का नीचे साउथ, और ये हो गया, अगर ऐसे देखने जाएं तो ये हो गया इंडिया का ईस्ट, और ये हो गया इंडिया का वेस्ट। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो गुजरात का कच्छ जिला है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है वो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, पश्चिमी भाग, वेस्टर्न मोस्ट। और अगर हम ईस्टर्न मोस्ट भाग की बात करें तो आपका यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे आता है कहीं। भाई अगर लाइनें खींचते जाओगे तो सबसे लंबी लाइन कहाँ मिलेगी? यहाँ कहीं मिलेगी, ये यहाँ पे। और ये स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो ईस्ट से वेस्ट की ओर भारत फैला हुआ है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट भारत का जो विस्तार है वो कितना है आपका? 68.7 टू 97.2। ठीक है, ये आपका ईस्ट से, ये ईस्ट, ये दोनों ईस्ट क्यों लिखे? क्योंकि ग्रीनविच मीन लाइन जो है ना, ये GMT जो ग्रीनविच मीन लाइन है जो 0 डिग्री पे है, उसके ईस्ट में जाने पर ही इंडिया मिलता है। तो ये दोनों के दोनों ईस्ट में ही है, इसीलिए ये 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.2 डिग्री ईस्ट, यहां इसको गिना जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि जब आप 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से, तो हमारे समय में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है? 4 मिनट्स का आता है। तो अगर हम 68.7 डिग्री पे जाते हैं तो आपका जो समय आएगा वो करीब 3 घंटे के आसपास आएगा। ठीक है, 3 घंटे आगे होगा इस जगह पे 68.7 डिग्री पे। यहाँ जो समय होगा गुजरात में या जो कच्छ में, यहाँ जो समय होगा वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना होगा? 3 आवर्स आगे होगा, लगभग 3 आवर्स, 3 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा कि 1 डिग्री पे अगर 4 मिनट्स आगे बढ़ते हैं तो 68.7 डिग्री पे कितने मिनट्स आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से जब आप 97.2 डिग्री पे आएंगे तो ये समय आपका आएगा करीब 3 नहीं होगा, ये होगा करीब आपका 4, अगर हम इसको ले लें, 4 नहीं, 4.5 से थोड़ा ज्यादा ले लें, अराउंड 5 आवर्स ले लें। और इसको हम ले लें अगर 6.5 के अराउंड के 6.5 आवर्स आगे होगा, अराउंड 7 आवर्स। ठीक है, ये आपका 4.75
आवर्स और ये आपका करीब 7 आवर्स। ठीक है, ये 4.5 और ये 7 आवर्स, 4 एंड 7। ठीक है, ये अराउंड 4 होगा, या फिर आप ये कर सकते हो 5 आवर्स होगा और ये होगा 7 आवर्स। अराउंड 5 आवर्स आता है, अगर आप निकालेंगे 5 आवर्स आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा। तो 5 आवर्स टू 7 आवर्स, यानी 5 आवर्स ये आगे होगा और 7 आवर्स करीब ये आगे होगा अरुणाचल। ठीक है, तो एक ही देश में दो टाइम तो हो नहीं सकते। अगर 5 आवर्स आगे है तो सुबह के 5 अगर बजेंगे गुजरात के कक्ष में, तो उसी समय अरुणाचल में कितने बज रहे होंगे? 7 बज रहे होंगे। लेकिन एक देश में दो टाइम रखोगे तो फिर समस्या हो जाएगी, कामकाज करने में दिक्कत आएगी। इसलिए इंडिया में बीचों बीच एक लाइन ली गई। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ली गई। ये लाइन जो बीचों बीच गुजरती है भारत के, उसको स्टैंडर्ड लाइन लिया गया, भारत की मानक समय रेखा लिया गया, यानी स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया। वो होती है 82.5 डिग्री पे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके जब आधा कर दिया गया 68 एंड 97 को, तो आपका जो टाइम लाइन आती है वो 82.9 या समथिंग लाइक 82.39 के अराउंड आती है। ठीक है, इतनी आती है। तो इसको आप इंडिया ने क्या लिया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, यानी भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा हमने किसको लिया है? 82.39 को। तो जो भी टाइम इस 82.39 पे होता है वो क्या होता है? 5.5 आवर्स यानी 5.5 घंटे आगे होता है। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, आज फिर रिवाइज कर दिया। मुझे पता था कि मैं पढ़ा चुका हूं, बट स्टिल मैंने इसको रिवाइज कर दिया सो दैट आपके माइंड में ये ठीक से एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और ठीक से बैठ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हमने देख लिया कि किन किन अक्षांश और किन किन देशांतरों के बीच स्थित है ये। अब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण किलोमीटर में कितना विस्तार है। यानी यहां से लेकर के अगर हम देखें, अगर ऐसे लाइन खींचें और ऐसे लाइन खींचें, सॉरी इधर से होती हुई लाइन खींचें, तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी? पूरब से पश्चिम का विस्तार होगी। ये पूरी दूरी अरुणाचल तक की, ये जो दूरी है ये पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब का विस्तार होगी। तो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंशन कितना है इंडिया का? वो है आपका 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। अगर नॉर्थ टू साउथ में जाए तो एक्सपेंशन कितना आता है? 3200 किलोमीटर्स। यानी अगर कोई पूछे कि वेस्ट टू ईस्ट ज्यादा एक्सपेंशन है भारत का या नॉर्थ टू साउथ है, तो आप क्या कहोगे? कि नॉर्थ टू साउथ जो एक्सपेंशन है भारत का, जो फैलाव है भारत का, वो ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर भारत का जो फैलाव है वो कम है और उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का जो फैलाव है वो ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की आबादी यानी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की। पॉपुलेशन को हिंदी में आबादी कहते हैं। तो पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है? 120 करोड़। कब थी? 2011 में। आज की डेट में आज लगभग इसको 140 करोड़ माना जाता है, यानी 10 साल में ये बढ़ चुकी है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो 2011 में जो काउंटिंग हुई थी उसमें 120 करोड़ आए थे। ठीक है, 120 करोड़ से स्लाइटली ज्यादा थे, थोड़े से ज्यादा थे। ये जो काउंटिंग होती है ना, हर 10 साल पे होती है, एवरी 10 ईयर्स। ठीक है, तो 2011 में जब हुई थी तो अगली कब होनी चाहिए थी? 2021 में, बट ड्यू टू कोविड अभी तक इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। ठीक है, हो सकता है इस साल शुरू हो जाए, 2021 चल रहा है ये, हो सकता है कि इस साल ये शुरू हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी गतिविधि शुरू हुई नहीं है। आपके घर पे भी कोई काउंटिंग करने या पूछने वाला आया नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं भारत के जो सबसे पड़ोसी देश हैं, जो सबसे उससे सटे हुए हैं, उसकी सीमा से सबसे ज्यादा नजदीक जो हैं, नजदीक क्या उनसे सटे हुए हैं, उन देशों के नाम देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपका जो देश है, एक है नेपाल, ये भारत है आपका, ये जो केसरिया कलर में है ये भारत है, और ये रहा आपका नेपाल, पहला देश हो गया। दूसरा देश हो गया आपका भूटान, तीसरा देश हो गया आपका बांग्लादेश, चौथा देश ये देखिए
अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से कौन सा सटा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश से जो देश सटा हुआ है चौथा, वो है आपका म्यांमार। ठीक है, पांचवा हो गया आपका चीन, छठा हो गया आपका पाकिस्तान, और यहां पर अगर आप देखें तो छोटी सी सीमा अफगानिस्तान पे से भी लगती है, तो सातवां देश हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, तो जियोग्राफी आप जब भी पढ़ेंगे तो आप हमेशा मैप अपने सामने रखेंगे और मैप को हमेशा देखेंगे, विदाउट फेल आप मैप को हमेशा देखेंगे। आपकी आदत में होना चाहिए कि रोज उठ करके दिन में कम से कम एक बार आप मैप को जरूर देखेंगे कि कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है, जब भी कोई न्यूज आइटम्स आप देखें, जब भी कोई न्यूज आपके सामने आती है, तो न्यूज के रिस्पेक्ट में, जैसे किसी कंट्री की न्यूज आई, पाकिस्तान की न्यूज आई, अफगानिस्तान की न्यूज आई, तो न्यूज आइटम आपके सामने आते ही आप यहाँ पर जरूर आएंगे और आप ये जरूर देखेंगे कि जिस देश के बारे में बात की गई है, जिस देश से जुड़ी घटना या दुर्घटना के बारे में बात की जा रही है, वो देश है कहाँ पर। ठीक है, उसके बारे में आप जरूर देखेंगे। इस तरीके से आपका दोहराव होता रहेगा, और ये बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इस तरीके से चीजों का पता होना। अब आइए आगे देखते हैं। अच्छा, पहले आप ये नोट कर लीजिएगा कौन कौन से देश हैं, तो जरा रिवाइज कीजिए। पहला है भूटान, दूसरा है आपका बांग्लादेश, तीसरा है आपका म्यांमार, चौथा है आपका नेपाल, ठीक है, पांचवा है आपका चाइना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझिए। छठा है आपका पाकिस्तान, और सातवां है आपका अफगानिस्तान। मैंने आपको दिखाया था एक छोटी सी रेखा, एक छोटी सी लाइन अफगानिस्तान से भी भारत की मिलती है। ठीक है, बॉर्डर लाइन जो है वो अफगानिस्तान से भी मिलती है, छोटी लाइन है इसके साथ। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जो कि भारत के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, यानी भारत के पड़ोस में हैं। ये भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, भारत की बाउंड्री से लगे हुए हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स और हैं। सबसे बड़ा राज्य भारत का जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य एरिया में, जो जगह ज्यादा लिए हुए हो, तो अगर आप देखेंगे अपने भारत में, तो सबसे ज्यादा जो जगह ले रहा है ना, अगर आप यहां पर देखें, दूसरे वाले मैप में आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ ये गुजरात के ऊपर, ये जो अरावली जहां दिख रही है ऐसे करके, ये जो पूरा है ये ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक है, यहां तक ये पूरा का पूरा हिस्सा ये राजस्थान है, और यही राजस्थान एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज नहीं, एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान। तो राजस्थान आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत में। और सबसे छोटा कौन सा है? आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे छोटा, ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, 6 क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन आल्सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो यहाँ पर सबसे छोटा राज्य आपका मिलता है गोवा। ठीक है, गोवा। आइए देखते हैं, ये ओ जरा अजीब सा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भावनाओं को समझिए। गोवा, गोवा कहाँ पे है? आप अगर देखेंगे ना, तो यहां पर कहीं पे महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र, और नीचे ना कर्नाटका है। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में कहीं जो है यहाँ पे गोवा पड़ता है, छोटा सा है, एकदम बिंदु जैसा दिखता है। तो सबसे छोटा राज्य है ये भारत का, गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? गोवा है। ठीक है, और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। भारत में जो जो चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से स्थल प्रतिरूप पाए जाते हैं, स्थल और जल प्रतिरूप कौन कौन से हैं? स्थल प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल क्या होती है स्थल प्रतिरूप? मीन्स आपके जो अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, कॉन्टिनेंटल फॉर्म्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल फॉर्म्स जो होते हैं, यानी स्थल प्रतिरूप जो होते हैं, वो कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो आपका पर्वत पाया जाता है, विच मीन्स माउंटेन एक आपका मिलता है, और वो माउंटेन आपको पता है सबसे बड़ा हिमालय है। ठीक है, हिमालय आप देखोगे तो ऊपर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 जो है आउटर हिमालय है, उसके बाद आपका हिमालय कुछ ऐसे करके यहाँ से फैला हुआ है, ऐसे करके फैला हुआ है, ऐसे करके ये पूरा यहाँ तक आता है, फिर ऐसे आता है नेपाल से होते हुए, फिर थोड़ा नेपाल के नीचे ऐसे भी निकल जाता है। ठीक है,
तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय का जो सबसे आउटर हिमालय है, सबसे आउटर हिमालय किसको कहते हैं? ये वाली लाइन को। ये तीनों लाइनों को मैं जरा यहां बना देता हूं, ठीक है। इन तीनों लाइनों को थोड़ा सा मैं बना देता हूं, 3 लाइनों को, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हिमालय, ये आपका जो वेस्ट है ना, यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है, वाइडर। ये जो वेस्ट साइड है ये ज्यादा चौड़ा है, यानी कश्मीर के साइड में ये ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा वाइड है। और अगर आप यहां पर देखें सिक्किम के साइड में, जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में घुसा हुआ है हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय जो है वो क्या है? ये आपका कम चौड़ा है, इट्स नैरो, ठीक है। ये नैरो है, इनकी चौड़ाई यहाँ पे ये आकर के तीनों यहाँ मिल जाते हैं। अब कोई भी चीज अगर कम चौड़ी हो रही है तो वहीं पे क्या होगा? ज्यादा ऊंचाई पे उठेगा, ठीक है। जहां पे ज्यादा चौड़ा है वहां पे कम ऊंचाई पे हिमालय उठा है, लेकिन जहां ज्यादा नजदीक आ गई हैं चीजें, जहां ज्यादा नजदीक आ गई हैं पर्वत चोटियां हैं, इसकी जो हिमालय की जो सीरीज है वो जहां पे ज्यादा नजदीक आ गई हैं, वहां पर ऊंचाई भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अगर वही सैंडविच वाला एग्जाम्पल जो कर लिया था, सपोज करिए कि सैंडविच को आप क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से दबाते हैं, नीचे वाले को कम उससे दबाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे रखने की बजाय आप ऐसे रखिए, ऐसे आमने सामने, और इधर से प्रेशर डालिए, इधर से प्रेशर डालिए, और जब आप इधर उधर से प्रेशर डालेंगे दोनों को मिलाइए, लेकिन इधर वाले पे प्रेशर ज्यादा रखिए, उधर प्रेशर कम रखिए, यानी अपनी दोनों उंगलियां यहाँ रखिए। तो यहाँ पर जो मलीदा आएगा ये ज्यादा ऊंचा आएगा और यहाँ का मलीदा कम ऊंचा रहेगा। ठीक उसी तरीके से मलीदा, ये धरती के नीचे का मलीदा ही है जो ऊपर आया है हिमालय पर्वत बन करके। तो जो कम चौड़ी जगह है वहां पे मलीदा यानी जो पर्वत है ज्यादा ऊंचा उठा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि वेस्टर्न साइड में, कश्मीर के साइड में कम कम ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हिमालय है, इस हिमालय को क्या कहते हैं? इनर हिमालय कहते हैं, यानी आंतरिक हिमालय। और इसको क्या कहते हैं? मिडिल, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? आउटर हिमालय। आपको ये लग रहा होगा कि इसको इनर क्यों कह रहे हैं, ये तो बाहर की ओर निकल रहा है, ये तो इंडिया से ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद ये इनर होना चाहिए, बीच वाला तो ये होना चाहिए, मिडिल तो सही है, लेकिन ये आउटर क्यों है? ये तो इंडिया के अंदर है तो इसको इनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप इसका शेप देखिए हिमालय का ना, कुछ ये सर्कुलर शेप में इस तरीके से फैला हुआ है, ऐसे करके यहां आकर के मिलता है, ऐसे सर्कुलर शेप में, ठीक है। तो सर्किल में आपने देखा होगा, अगर आप सर्किल खींचते जाएं, ठीक है, और ये सर्किल को ऐसे हटा दें, तो अगर आप ये हिमालय को ऐसे देखें, ये 3 लाइनों को, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये सर्किल के अंदर का पॉइंट, सर्किल के अंदर का जो हिस्सा है वो ये वाला हो गया। इसीलिए सर्कुलर शेप की वजह से जो अंदर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, जो सर्किल के सेंटर की तरफ मुड़ता हुआ जा रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय या इनर हिमालय, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है इसको बाह्य या आउटर हिमालय कहते हैं, ठीक है। इस वजह से आपको ये आंतरिक और बाह्य हिमालय ये कहे जाते हैं। आपने अगर कहीं नहीं सुना हो, नहीं पढ़ा हो, तो इसको आज नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हिमालय के अलावा आपकी अरावली है, सबसे पुरानी, जो कल हमने डिस्कस किया था, अरावली, ठीक है। आपकी ओल्डेस्ट माउंटेन है, कट छट के आज ये बहुत छोटी रह गई है, माउंटलेस माउंटेन। उसके अलावा आपका जो है और भी पहाड़ियां हैं जो कि आपके साउथ में है, और उसके अलावा आपके जो घाट हैं, घाट, इंडिया में एक घाट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली यहां पर अगर आप देख रहे होंगे ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहाँ पे ये एरिया और यहाँ पे ये एरिया, यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा ये ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है और ये नीचे ना सीढ़ियों की तरह जो है धीरे धीरे गहरा होता जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जैसे सीढ़ियां जहां पे होती है ना, उस जगह को घाट कहते हैं। अगर कभी आप बनारस गए हो या किसी नदी के पास गए हो, तो नदी के घाट पे जब आप जाते हैं तो घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि धीरे धीरे नदी की गहराई उस घाट के आगे बढ़ती जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी समुद्र की गहराई धीरे धीरे, इधर अगर आप देखें तो क्या है? अरब सागर है। भारत के ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में क्या है? अरब सागर है। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है, भारत के ईस्ट साइड में कौन सा सागर है? अरब सागर है। और सॉरी, वेस्ट साइड में अरब सागर है और ईस्टर्न साइड में बंगाल की खाड़ी है। और नीचे क्या है? दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। तीनों चीजें नोट कर लीजिए फटाफट, विदाउट एनी डिले। तो भारत के वेस्ट में क्या है? आपका कौन सा सागर है? अरेबियन सी है, अरब सी, अरेबियन कहते हैं, ठीक है। और ईस्ट में क्या है?
आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और साउथ में क्या है इंडिया के? साउदर्न में जो सागर है उसे हम क्या कहते हैं? इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। ठीक है, जो साउथ में है उसको इंडियन ओशियन या हिंद महासागर कहा जाता है। अब हम देखते हैं, क्या बात कर रहे थे घाट की। तो अगर आप देखें तो ये कौन सा हिस्सा है भारत का? ये वेस्टर्न हिस्सा है। तो यहाँ पर जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक जो फैला हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, जो वेस्ट में है उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। और यही एरिया, सेम यही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर भी गहराई बढ़ती चली जाती है, समुद्र आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से जो है धीरे धीरे ये कटते हुए, एक जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ी की तरह ही ये धीरे धीरे ढाल नुमा होता जाता है, स्लोप बढ़ती जाती है, इसीलिए इनको घाट कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ईस्टर्न साइड में है इसलिए इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ईस्टर्न घाट किससे लगता है और वेस्टर्न घाट किससे लगता है वो हम देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट ये किससे टच होता है? आपका बे ऑफ बंगाल से टच होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेस्टर्न घाट है वो किससे टच होता है? अरेबियन सी से टच होता है। ठीक है, सो अरेबियन सी से वेस्टर्न घाट आपका टच होता है। तो ये घाट के बारे में हो गया। उसके अलावा पठार कौन सा पाया जाता है? हमने ये सारे प्रतिरूप पढ़े हैं। पठार यानी प्लेटो। ठीक है, प्लेटो पठार। कौन सा पठार है? दक्कन। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, डेक्कन प्लेटो। ये कहां से कहां तक है? आपके मिर्जापुर का जो जिला है, मिर्जापुर से नीचे विंध्याचल की पहाड़ियों के नीचे से ये शुरू होता है, यहाँ कहीं से शुरू होता है और ये पूरा नीचे तक ऐसे जो पठार है ये लावा पठार है। ठीक है, ये लावा निकला हुआ है धरती से, उसी से ये पठार बना है और इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और आपने देखा था कि नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार सबसे ज्यादा मिनरल्स वाला एरिया है और ये कहाँ फैला हुआ है? उड़ीसा और आपके झारखंड में फैला हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से आपने रिवाइज भी कर लिया आज इसको। तो अभी इस चैप्टर में कुछ और चीजें बची हुई हैं, बहुत छोटी सी चीजें बची हुई हैं, छोटी 2-4 चीजें और हैं, तो उनके बारे में भी हम स्टडी कर लेंगे। लेकिन आप ये जरूर याद रखिए कि इस मैप को देखे बिना आप कोई भी स्टडी नहीं करेंगे। अब आप ये जो मानचित्र है ना, ये दोनों के दोनों मैंने आपकी किताब से ही लिए हैं, क्लास 6 की चैप्टर नंबर 7 से। और ये देखिए हिमालय को आप अगर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, हिमालय के बारे में एक चीज मैं और आपको बता दूं, कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी हो सकता है। तो जैसे हिमालय ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ आकर के वो हो जाता है। तो हिमालय जब यहाँ मिलता है ना तो इसके बाद भी यहाँ पे आकर के नीचे ना ऊपर बढ़ जाता है। तो ये ना म्यांमार में भी फैला हुआ है। म्यांमार में इसको कहते हैं अराकान योमा। ठीक है, ये हिमालय का ही हिस्सा है। ये हिमालय ना यहाँ खत्म नहीं होता, इसके बाद भी इसके जो कचूमड़ निकला है नीचे से, जो निकल करके आ रहा है हिमालय ऊपर उठता हुआ, ये समुद्र के नीचे डूब गया है क्योंकि उसकी ऊंचाई ज्यादा रह नहीं गई, वो ज्यादा ऊंचाई का नहीं रह गया क्योंकि यहाँ से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा तो कम ऊंचाई रह गई और ये समुद्र के नीचे डूब गया। तो समुद्र के नीचे डूबे हुए जगहों पे ना कुछ ये ऊंचाई पे उठ गया है। ऊंचाई पे उठने की वजह से ये थोड़ा ऊपर आकर के दिखाई देता है। तो ये आपके म्यांमार में भी दिखाई देता है। तो म्यांमार में इसको क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। ठीक है, तो इसको अराकान योमा कहा जाता है। ठीक है, यही जो है आपका सुलेमान पहाड़ी के रूप में, और यहाँ पर जो है अफगानिस्तान में घुस जाता है और एक लाइन इसकी यहाँ पर चली जाती है सुलेमान, और एक और जो है आपकी रेंज है वो एक पाकिस्तान में जाती है और एक सुलेमान जो है आपकी अफगानिस्तान में जाती है। तो ये इसी तरीके से है, हिमालय कुछ इस तरीके से फैला हुआ है ऐसे करके। ये जो नदी में घुसा हुआ है ना, ये सब उसी का हिस्सा है। और इनफैक्ट जब आप आगे आते हैं नीचे, आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नीचे आपको ये जो अंडमान और निकोबार दिख रहे हैं ना, ये भी कुछ है नहीं, ये इसी हिमालय का, ये जो हिमालय है ना, ये हिमालय यहाँ आकर के परेशान होकर के थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कम दबाव पड़ा तो ये थोड़ा कम उठ पाया और जगह जगह पे पानी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ऊंचाई जहां पे ज्यादा है वहां ऊपर दिखाई देता है। तो ये आपका अंडमान और निकोबार भी है ना, ये इसी हिमालय के जो पिचके हुए, जो कचूमड़ निकला हुआ जो हिस्सा है ना इसका, ये जो दब करके ऊपर उठ गया है और पानी में डूब गया है कुछ हिस्सा, लेकिन जहां पर थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे उठ गया है वहां पे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और एक आइलैंड की तरह दिखाई देता है जहां लोग रह सकते हैं। तो ऐसी जगह पे जहां पर ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसी जगह को हम यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। तो इसमें कुछ और चीजें भी बाकी हैं, हम इसके बारे में अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे।
और आप एंजॉय कीजिए, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड